मेरा नाम प्रियंका है। जब मेरी शादी हुई और मैं ससुराल में आई, तो इस घर के लोगों के व्यवहार को देखकर मैं बहुत हैरान हुई। शादी के कुछ ही दिन बीते थे कि इस घर के लोगों का गंदा चेहरा मेरे सामने आ गया। अचानक एक रात मेरी आंख खुली और मुझे प्यास लगी। कमरे में पानी नहीं था, इसीलिए मैं पानी की बोतल लेकर अपने कमरे से बाहर निकली। फिर रसोई से पानी की बोतल लेकर जब मैं अपने कमरे की ओर लौट रही थी, तब मुझे बड़े जेठ जी के कमरे से कुछ अजीब आवाज़ें सुनाई दी। वो आवाज़ें इतनी साफ थीं कि कोई भी अंदाज़ा लगा सकता था कि कमरे के अंदर क्या हो रहा है। लेकिन आश्चर्य की बात ये थी कि उस दिन तो मेरे जेठ घर पर नहीं थे। तो फिर जेठानी के कमरे में कौन था? ये जानने के लिए मैंने पानी की बोतल को हाथ में लेकर हिम्मत जुटाई और बड़े जेठ जी के कमरे की ओर बढ़ी। जब मैं कमरे के बाहर दरवाजे के पास पहुंची, तो देखा कि दरवाज़ा अंदर से लॉक नहीं था। मैंने थोड़ा सा दरवाज़ा खोलकर अंदर का नज़ारा देखा, तो मेरा पूरा शरीर कांप उठा। ऐसा लगा जैसे मेरे पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। मैंने देखा कि एक तरफ मेरे देवर और दूसरी तरफ मेरे ससुर दोनों मिलकर मेरी बड़ी जेठानी के साथ व्यस्त थे। मेरे देवर और ससुर दोनों खुशी खुशी उसमें लिप्त थे। उन्हें उस हालत में देखकर मैं शर्म से जल्दी अपने कमरे में जाकर दरवाज़ा लॉक कर लिया। तब सर्दी का मौसम होने के बावजूद मेरे सिर से पसीना बह रहा था। फिर मैं जल्दी से पानी पीने लगी। पानी पीने के बाद मैंने खुद को शांत किया और सोचा कि मेरी जेठानी इतनी चरित्रहीन कैसे हो सकती है। वो मेरे जेठ को धोखा दे रही थी और उसकी गैर हाजिरी में ऐसा गंदा काम कर रही थी। दूसरी तरफ मेरी सास बीमार होने के कारण अपने कमरे से बाहर नहीं निकलती थी और किसी से बात भी नहीं करती थी। इसका मतलब है कि मेरी सास की बीमारी का फ़ायदा उठाकर मेरे ससुर इस मौके का गलत फ़ायदा उठा रहे थे और ससुर बहू के रिश्ते को कलंकित कर रहे थे। सिर्फ इतना ही नहीं, देवर भाभी के बीच एक पवित्र संबंध होता है जो इन तीनों ने बर्बाद कर दिया है। मैंने तो सपनों में भी नहीं सोचा था कि मुझे ऐसे परिवार में शादी करनी पड़ेगी। मेरे पति 3 भाई हैं। मेरे पति इस घर के मंझले बेटे हैं और मेरे पति का नाम सुदेश है, जबकि मेरे देवर का नाम राज है। मैं बैठकर सोचने लगी, मैं इन बातों को कैसे बताऊं जो मैंने अपनी आंखों से देखा है। मैं सोच रही थी कि अपने पति को ये सब बात बता दूं, लेकिन वो कुछ दिनों के लिए बाहर गए हुए थे। फिर मैंने सोचा कि ये बातें मेरे पति क्यों विश्वास करेंगे। मुझे तो इस घर में आए कुछ ही दिन हुए थे। वो अपने पिता और भाई के बारे में ये बातें सुनकर मुझ पर विश्वास नहीं करेंगे, इसीलिए मैंने सोचा मुझे सबूत दिखाने होंगे। लेकिन मेरा पति तो विश्वास नहीं करेगा, क्योंकि कौन सा बेटा अपने पिता और भाई के बारे में ऐसी गंदी बातें बर्दाश्त करेगा। असल में एक दिन मैं अपने माता पिता के साथ एक शादी में गई थी। वहीं मेरे ससुर ने अपने मंझले बेटे के लिए मुझे पसंद किया था। मेरे पिता और मेरे ससुर ने पहले ही सुना था कि वे काफ़ी पैसे वाले हैं। मेरे पिता ने इसीलिए मेरा विवाह सुदेश से करवाया था। मेरी शादी के बाद मेरे छोटे देवर की शादी हुई। असल में मेरे ससुर ने पहले ही मेरे पिता से कहा था कि उन्हें 2 बेटों की शादी एक ही दिन करनी है, ताकि बार बार शादी का कार्यक्रम ना करना पड़े। इस तरह एक साथ दोनों बहुएं घर आएंगी और मेरे पिता को इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। इसीलिए उस दिन मैं और मेरी छोटी देवरानी जो साथ में घर में प्रवेश किए थे। उस रात के नज़ारा को देखने के बाद सुबह जब मैं रसोई में गई, तो मैंने देखा कि मेरी बड़ी जेठानी अकेले सबका नाश्ता तैयार कर रही थी और सभी के लिए प्लेट्स सेट कर रही थी। उसी दिन मैं अपनी बड़ी जेठानी को देखकर इतनी ज़्यादा गुस्सा हो रही थी कि मन कर रहा था उसके गाल पर 2 थप्पड़ मार दूं, क्योंकि वो रात को ऐसी गंदी हरकतें कर रही थी और दिन में सबके साथ मीठी मीठी बातें कर रही थी। जब मैंने अपनी जेठानी से कहा कि तुम अकेले क्यों कर रही हो, मैं भी करूँगी, तो वो बोली कि ठीक है, तो तुम सबके लिए जूस तैयार कर दो। मैंने तब जेठानी से पूछा कि प्रीति कहाँ है। मैंने प्रीति को बुला लिया। मेरी जेठानी ने कहा कि नहीं नहीं, उसे बुलाने की ज़रूरत नहीं है, वो कमरे में आराम कर रही है, उसे आराम करने दो। नाश्ता तैयार हो जाएगा तब उसे बुला लेंगे। मेरी देवरानी का नाम प्रीति है, जो खुद के कमरे से ज़्यादा बाहर नहीं निकलती थी। मैं समझ नहीं पा रही थी कि मेरी जेठानी हमारे साथ इतना अच्छा व्यवहार कैसे कर रही थी, जबकि रात के समय वो अपने ससुर के साथ गंदा काम कर रही थी। ये सब देखकर मैं भी कुछ भी नहीं समझ पा रही थी।
मेरी जेठानी एक अच्छी औरत नहीं थी, वो एक चरित्रहीन औरत थी, ये तो तय था। लेकिन वो अच्छा होने का नाटक क्यों कर रही थी, मैं ये नहीं समझ पा रही थी। मुझे लगता था कि शायद मेरी जेठानी मजबूरी में मेरे ससुर और देवर के साथ रात में संबंध बना रही थी, लेकिन मैं इस बारे में पूरी तरह से श्योर नहीं थी। वहीं मेरे ससुर और देवर जो कुछ भी कहते थे, मैं सब कुछ मान लेती थी। जब सब लोग एक साथ टेबल पर खाना खाने बैठते थे, तो मेरे ससुर और देवर को देखकर मुझे इतना गुस्सा आता था कि मन कर रहा था कि तुरंत अपने पति को फ़ोन करके कह दूं कि तुम्हारे भाई और पिता जेठानी जी के साथ अवैध संबंध बना रहे हैं। मैं अपने ससुर की ओर देख भी नहीं पा रही थी, ये सोचकर कि वो ये सब कैसे कर सकते हैं। कल रात का नज़ारा तो मेरे दिमाग से निकल ही नहीं रहा था। सुदेश घर पर नहीं होने की वजह से मैं बहुत अकेला महसूस कर रही थी और सोच रही थी कि वो कब लौटेगा और मैं उसे अपने मन की बातें कब बता पाऊंगी। उसी रात जब मैंने फिर से अपने कमरे से डाइनिंग रूम में जाने लगी, तो देखा कि पिछली रात की तरह ही बड़े भैया के कमरे से फिर अजीब आवाज़ें आ रही हैं। मैं चुपचाप धीरे से उनके कमरे की तरफ गई। कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ था। मैंने दरवाजे को थोड़ा सा और खोला तो देखा कि मेरे ससुर और देवर फिर से साथ में गलत काम कर रहे थे। ये देखकर मेरी हालत बहुत ख़राब हो गई, क्योंकि मुझे समझ आ गया था कि उनकी ये रोज़ की हरकत है। डर के मारे मैं जल्दी से अपने कमरे की ओर जाने लगी और ये सोच रही थी कि क्या मेरी देवरानी इस बारे में जानती हैं या नहीं। तभी मुझे देवरानी के कमरे से भी चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दी। मैं समझ गई कि वो जाग रही थी और जानती थी कि उसका पति उसके पास नहीं है। अगर उसे सब कुछ पता होने के बाद भी वो चुप रहती है, तो वो भी एक चरित्रहीन औरत है। उसे पूछताछ करनी चाहिए थी या पता लगाना चाहिए था कि उसका पति इतनी रात को उसे छोड़कर कहाँ जा रहा है। यही सब सोचते हुए मैं छोटी भाभी के कमरे की ओर गई, क्योंकि उसे पूछना चाहिए था या पता लगाना चाहिए था कि उसके पति इतनी रात को उसे छोड़कर वो कहाँ जाता है। यही सब मैं मन ही मन सोच रही थी। तभी मुझे लगा कि चलो छोटी भाभी के कमरे में जाकर देखती हूँ। जैसे ही मैं उनके कमरे की ओर गई तो देखा कि दरवाज़ा खुला हुआ था। मैंने सोचा अगर अचानक जाऊंगी तो मेरी छोटी भाभी शायद डर जाएगी और चौंक जाएगी। इसीलिए मैंने धीरे से दरवाज़ा खोला, लेकिन सामने का दृश्य देखकर मेरा सिर पूरी तरह से घूम गया था, क्योंकि मेरा जेठ ज़बरदस्ती मेरी छोटी भाभी के साथ संबंध बना रहा था और मेरी छोटी भाभी खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। वो बहुत रो रही थी। मैंने तुरंत अपना मुंह हाथ से ढका और तेज़ी से अपने कमरे में जाकर दरवाज़ा बंद कर लिया। बिस्तर पर बैठ गई और सोचने लगी कि इस घर में मेरे साथ भी कभी कुछ भी हो सकता है। ये कहना मुश्किल है। मैं अपने पति को बहुत याद कर रही थी और सोच रही थी कि उन्हें तो ये सब कुछ पता नहीं होगा कि उनके घर में लोग इतने गंदे काम करते हैं। अगर मेरे पति को ये पता चलता तो शायद वो उन्हें घर से निकाल देते। मैं कभी भी इस तरह का अन्याय होते हुए नहीं देख सकती थी। लेकिन मेरी देवरानी अपनी इच्छा से नहीं कर रही थी, क्योंकि मैंने देखा था कि मेरा जेठ उससे जोर जबरदस्ती कर रहा था। हमारे घर में उन सभी गंदे कामों को देखकर मैंने ये सोच लिया था कि यहाँ से कैसे बाहर निकलना है और उनका ये काम पुलिस को बताना है कि वे हमारे घर में कितने गंदे काम करते हैं। मैं इंतजार में थी कि कब मेरे पति आएंगे, और जब मैंने ये गंदा माहौल देखा तो रात में डर के मारे मुझे नींद नहीं आ रही थी। मेरे मायके में किसी के पास मोबाइल नहीं था। अगर मोबाइल होता तो मैं घर पर फ़ोन करके सारी सच्चाई बता देती। फिर अगले दिन सुबह मैं अपनी देवरानी के कमरे में गई और उससे सीधा कहा कि जो तुम्हारे साथ कल रात हुआ, मैंने सब कुछ देख लिया है। तब प्रीति रोते रोते मेरे पास आई और बोली कि दीदी, इस घर के लोग बहुत ही गंदे हैं। कल रात मेरे जेठ ने मेरे साथ जोर ज़बरदस्ती संबंध बनाया। जब मैंने कहा कि मैं उसके खिलाफ थाने में एफआईआर करूंगी, तो उसने कहा कि जैसा चल रहा है वैसा चलने दे, ज़्यादा बक की तो जिंदा गाड़ दूंगा। जब मैंने पहली बार जाना कि मेरे पति अपने जेठानी के साथ रात में संबंध बना रहे हैं, तो मैंने राज से कहा कि तुमने मुझे क्यों धोखा दिया। तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। मैं सबको तुम्हारे घर की सच्चाई बता दूंगी। तब उसने मुझ पर हाथ उठाना शुरू कर दिया। मुझे तो पहले कुछ भी नहीं पता था। कल रात मैंने सारी सच्चाई जान ली, क्योंकि राज मुझे दूध में नींद की दवाई मिलाकर पिलाता था।
इसीलिए मैं ये जान नहीं पाती थी कि हर रात मेरा जेठ मेरे साथ संबंध बना रहा है। कल रात जब मैंने दूध नहीं पिया और सोने का नाटक किया, तो मैंने देखा कि मेरा जेठ कमरे में आया और मेरे साथ जोर ज़बरदस्ती करने लगा। मैंने उसके हाथ पांव पकड़कर दया की भीख मांगी। प्रीति मुझे गले लगाकर कहती है कि दीदी, मैं यहाँ नहीं रहना चाहती, मैं अपने घर जाना चाहती हूँ। ऐसे परिवार में मैं नहीं रह सकती। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी शादी ऐसे घर में होगी। उसे रोते हुए देखकर मैं उसे चुप करवाने लगी। उसके सिर पर हाथ फेरकर कहने लगी कि तुम एकदम चिंता मत करो। तुम्हारे भाई के आने के बाद मैं उसे सब कुछ बता दूंगी। फिर हम इसका कोई न कोई हल ज़रूर निकाल लेंगे। तब मैंने प्रीति से कहा कि इसीलिए मेरे ससुर ने शादी के बाद हमें इस गांव के फार्म हाउस में सबको लाकर रखा है, जहां आसपास कोई घर नहीं है, और इसी वजह से मेरे ससुर ने हमें मोबाइल भी नहीं दिया। ये सब मेरे ससुर की सोची समझी चाल थी। तब प्रीति बोली कि आप बिल्कुल सही कह रही हैं दीदी, हम पहले ये सब नहीं समझ पाए थे। फिर उसने मुझसे पूछा कि क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है? तब मैंने प्रीति से कहा कि मेरे साथ अब तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, क्योंकि मेरे पति शायद इन सब में शामिल नहीं हैं। वो इन सब बातों के बारे में नहीं जानता होगा, इसीलिए घर के लोग मेरे साथ कुछ नहीं कर पाए, और मैं गलत सहन नहीं कर सकती। मैं इनकी गंदी सच्चाई सबको दिखाऊंगी और इन्हें इनकी सजा भी दिलवाऊंगी। अगले दिन सुबह जब मेरे पति बाहर से घर लौटे, वो काम के सिलसिले में बाहर गए थे, तब उनके लौटने पर मैंने उन्हें उनके पिता, उनके बड़े भाई और छोटे भाई के बारे में सारी सच्चाई बता दी। मुझे पता था कि वो यकीन नहीं करेंगे, इसीलिए मैं उन्हें प्रीति के पास भी ले गई और प्रीति से सारी सच्चाई बताने के लिए कहा। सारी बात सुनने के बाद मेरे पति इतने गुस्से में आ गए कि उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और हमें लिविंग रूम में ले गए। फिर उन्होंने ज़ोर से चिल्लाकर घर के सभी सदस्यों को बुलाया। उनकी आवाज़ सुनकर सब अपने अपने कमरे से बाहर आ गए। तब मेरे पति बोले कि मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता चल गया है। मेरी पत्नी और प्रीति ने सारी सच्चाई बता दी है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इतने गंदे काम करने की? ठीक उसी वक्त मेरा देवर आकर मेरे पति के पैर पकड़कर कहने लगा कि भैया, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मेरे पति ने तब अपने भाई से कहा कि तुमने ऐसा क्या किया कि प्रियंका को सब कुछ पता चल गया और वो पुलिस में तुम्हारे खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की सोच रही थी। अगर वो एफआईआर दर्ज कराने चली जाती तो क्या होता, ये सोचा है? अच्छा हुआ मैं सही समय पर घर आ गया। अपने पति के मुंह से ये शब्द सुनकर मैं सदमे में आ गई। मैं तो जैसे पत्थर की बन गई थी। मैं तो सोच रही थी कि सुदेश इन सब में शामिल नहीं है, लेकिन उसकी बात सुनकर मुझे समझ में आया कि वो इन सब का गुरु है। प्रीति तब कहती है कि भैया, ये आप क्या कह रहे हैं? क्या आप भी इनमें शामिल है? तभी तीनों भाई और मेरे ससुर शैतानी हंसी हंसने लगते हैं। उधर मेरी जेठानी चुपचाप सिर झुकाए खड़ी थी। तब मुझे समझ में आया कि वो भी ये सब सहन कर रही थी। मैं उनकी शैतानी हंसी सहन न कर पाई और मैंने कहा कि तुम शैतान हो, इंसान नहीं हो, हैवान हो। तुम लड़कियों को अपने पैरों की जूती समझते हो। मेरा पति मेरे पास आया और मेरे गाल पर तमाचा जड़ दिया। मैंने उस वक्त उसका हाथ नहीं पकड़ा। जब मैंने उसका हाथ पकड़ा तो सभी मुझे मारने के लिए आगे आए। जैसे ही मेरी जेठानी ने मुझे पकड़ लिया और उनसे बचाया और सबको कह दिया कि प्रियंका और प्रीति इस घर में नहीं हैं, इन्हें कुछ नहीं पता। मैं दोनों को अच्छे से समझा दूंगी, आज इन्हें छोड़ दो, मैं सब कुछ समझा दूंगी। ये कहकर मेरी जेठानी मुझे और प्रीति को एक कमरे में ले जाती हैं और दरवाजे को बंद कर देती हैं। मैं तब आंसू पोंछते हुए मेरी जेठानी से पूछती हूँ कि इस घर में ये सब क्या हो रहा है, आप मुझे सब सच सच बताइए। मेरी जेठानी तब कहती है कि तुम लोगों की तरह मैं भी बहुत सारे सपने लेकर इस घर में दुल्हन बनकर आई थी। उसके बाद से ही मेरे साथ इस तरह का अत्याचार शुरू हो गया था। मैं एक बहुत ही गरीब घराने की लड़की थी। हमारे घर में खाने पीने तक की तंगी थी, लेकिन मैं सुंदर थी, इसीलिए मेरे ससुर ने मुझे अपने बड़े बेटे के लिए पसंद किया। मेरा और कोई नहीं था। मजबूरी में मुझे इनका अत्याचार सहन करते हुए इस घर में रहना पड़ा, क्योंकि इस घर को मैं छोड़कर और कहाँ जाती। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं उनके खिलाफ जाकर कुछ कर पाती।
जब मैंने अपनी सासू माँ से ये सब बातें बताईं तो उन्होंने भी मुझे बचाने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन मेरे ससुर ने मेरी सास को इस हालत में डाल दिया है कि वो पूरी तरह से बेजान हो गई है। वो अब एक जिंदा लाश बन गई है। मेरे ससुर हर दिन मेरी सास को एक ऐसा इंजेक्शन देते हैं कि वो दिन ब दिन और भी बेजान होती जा रही हैं और अब वो सच में एक जिंदा लाश बन चुकी हैं। जब मैं खुद को इन लोगों से नहीं बचा पाई, तब मैंने मजबूरी में मान लिया कि अब यही मेरा नसीब है और इसी तरह एक दिन मेरी ज़िंदगी ख़त्म होगी। इसीलिए मजबूर होकर आज भी मैं उनकी हर बात मानती हूँ। मैंने तब अपनी जेठानी से पूछा कि क्या यहाँ से निकलने का कोई तरीका नहीं है। मेरी जेठानी ने कहा कि यहाँ से तुम कैसे निकलोगी, हर समय दरवाजे पर ताला लगा रहता है, हमारे आसपास कोई नहीं है, सब जगह खाली है, हमारे पास मोबाइल भी नहीं है, हम आखिर क्या कर सकते हैं। ठीक उसी समय बाहर से मेरे देवर ने दरवाज़ा खटखटाते हुए कहा कि तुम्हारी मीटिंग बहुत हो गई, अब बाहर निकलो और जल्दी दोपहर का खाना बनाओ। तब हम तीनों ही कमरे से बाहर निकलकर रसोई में खाना बनाने चले गए। जब मैं रसोई में खाना बनाने लगी तो मेरे ससुर रसोई में आकर फिर से मेरी साड़ी का पल्लू पकड़कर गंदी हरकतें करने लगे। तब मैंने उन्हें एक थप्पड़ मारा और कहा कि आपको शर्म नहीं आती, पिता होकर बेटी जैसी बहू पर बुरी नज़र डालते हैं। आप जैसे लोगों के कारण ही लड़कियां डर में रहती हैं। मैं इस तरह के गंदे कामों को बिल्कुल सहन नहीं करूंगी। मेरे ससुर ने तब मेरा हाथ पकड़कर मुझे डाइनिंग रूम में ले जाकर कहने लगे कि सुदेश, तेरी बीवी बहुत बढ़ चढ़कर काम कर रही है। आते ही उसने मुझ पर हाथ उठा दिया है। ये सुनकर मेरा पति मेरी तरफ बढ़ने लगा और मेरे बालों को पकड़कर कहता है कि जो मैं करने के लिए कहूँगा वही करोगी। मैं तुझे शादी करके लाया हूँ, तेरी कीमत अब मेरे जूते के बराबर है। जब किसी के साथ सोने के लिए कहूँगा, तुम्हें उसके साथ सोना होगा। पति की ये बातें सुनकर मैंने गुस्से में उसके मुंह पर थूक दिया और कहा कि तुम जैसे लड़की ही हमारे समाज के कलंक है। इसके बाद मेरा पति मुझ पर मारपीट करने लगता है। उसी समय मेरी जेठानी और देवरानी तेजी से दौड़कर आए, मुझे बचाने के लिए मेरे पति को खींचने लगते हैं। ये देखकर मेरा देवर और ससुर सभी मिलकर हम तीनों पर मारपीट करने लगते हैं। तब मेरे पति कहते हैं कि इन तीनों को सबक सिखाना पड़ेगा, तभी ये लाइन में आएंगी। ये कहकर वे हमारे तीनों हाथों को रस्सी से बांध देते हैं और उस रात कड़ाके की ठंड में छत पर छोड़ देते हैं। फिर छत का दरवाज़ा अंदर से बंद कर देते हैं। दरवाजे के बाहर से मेरा देवर कहता है कि इस ठंड में रहोगी तो तुम्हारी समझदारी सारी खत्म हो जाएगी और तुम लाइन में आ जाओगी। ये कहकर वे हंसते हुए वहां से चले जाते हैं। हमारे ऊपर से स्वेटर, चादर सब कुछ छीन लिया गया था। हम केवल साड़ी पहने थे और ठंड में बहुत ज़्यादा कांप रहे थे। मेरी देवरानी इतनी ज़्यादा रो रही थी कि वो बोल भी नहीं पा रही थी। तब हम छत के एक कोने में जाकर दीवार के सहारे बैठ गए और मेरी आंखों से आंसू निकलने लगे। मैं सोचने लगी कि मैं ससुराल में किस सपने के साथ आई थी और मेरे साथ क्या हो गया। सुबह 5 बजे मेरे देवर आते हैं और हम तीनों को नीचे ले जाकर कहते हैं कि अगर तुमने ज़्यादा बकबक की तो ऐसी ही सज़ा मिलेगी, इसीलिए जो मैं कहूँ चुपचाप मान लो, ये तुम्हारे लिए अच्छा है, वरना ऐसी ही सज़ा भुगतनी पड़ेगी। हम तीनों की हालत बहुत ख़राब हो गई। हम तीनों को बुखार, जुकाम और ठंड लग गई और हम तीनों बुरी तरह बीमार हो गए थे। फिर थोड़ी दवाई खाकर जैसे तैसे अपने शरीर को ठीक किया। फिर उस दिन रात में खाने के बाद मेरे पति मुझसे कहते हैं कि अब तेरा मेरे बड़े भाई, पिता और छोटे भाई के साथ सुहागरात की रात होगी। ये कहकर वो मेरा हाथ पकड़कर मुझे खींचते हुए डाइनिंग रूम में ले जाते हैं। वहाँ देखते हैं कि सब लोग मुझे घेर कर खड़े हैं और मेरी तरफ शैतानी हंसी हंस रहे हैं। तब मैं दौड़कर अपनी सास के कमरे में जाती हूँ और उनसे कहती हूँ कि क्या आप कुछ नहीं समझती? आपके घर में इतना अन्याय हो रहा है और आप चुप बैठी हैं। आपके कमरे में ये बुरे काम हो रहे हैं, आपको किसी भी तरह से उठना होगा। आपकी बेटियों के साथ इतना अन्याय हो रहा है, आपको हमें बचाना होगा। आप हमारी माँ हैं और अगर आप मेरी मान सम्मान की रक्षा नहीं करती तो मैं सोचूंगी कि आप भी उनके साथ मिली हुई हैं। अगर आपके मन में भी थोड़ी सी इंसानियत बाकी है तो आज आप मुझे इन शैतानों के हाथ से बचाएंगी। तभी मेरा पति कमरे में दाखिल हुआ और माँ से बोला कि कोई फ़ायदा नहीं,
माँ अब एक जिंदा लाश है। तो मेरा पति मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे खींचकर डाइनिंग रूम में ले गया। तब अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। मेरी सास तब कमरे से बाहर आकर कहती है कि आज प्रियंका की वजह से मैं ठीक हो पाई हूँ। मैं दौड़कर आकर अपनी सास के गले लग जाती हूँ। मेरी जेठानी और देवरानी भी सास के पास आती हैं। तब मेरी सास कहती है कि ये सब देखकर मैं कोमा में चली गई थी। मैं तो बेहोश हो गई थी। जिस घर में मेरे सामने मेरी बहुएं शारीरिक शोषण का शिकार हो रही थी, ये देखकर एक माँ के मन में क्या गुजरती है मैं जानती हूँ। और जब तुम्हारे ससुर तुम्हारे साथ बुरा काम करने से पहले मोबाइल बिस्तर पर छोड़ गए थे, तब मैंने किसी तरह मोबाइल उठाकर पुलिस को फ़ोन किया था। इससे पहले कि मुझे इससे अच्छा मौका कभी नहीं मिला। आज मुझे इतना अच्छा मौका मिला था कि मैं सही समय पर आकर तुम्हारी मान सम्मान की रक्षा कर सकी। फिर मैंने खुद घर जाकर सब बातें बताई। मेरी देवरानी ने अपने घर जाकर सब कुछ बताया। फिर हमने उनके खिलाफ केस दर्ज कराया और उन्हें जेल हुई। इस घटना के 1 साल बाद मेरी देवरानी की एक अच्छे घर में शादी हो गई। लेकिन मेरी जेठानी और मेरी सास उसी घर में रहने लगी। क्योंकि मेरी जेठानी का कोई नहीं था और मेरी सास अकेली थी, इसीलिए आज मेरी सास और जेठानी एक साथ उसी घर में रहने लगी। जब मेरी शादी की बात आई, तब मैंने अपने पिता से कहा कि अब तो अच्छे से देखभाल कर मेरी शादी कराओ, क्योंकि इंसान एक बार सहन कर सकता है, लेकिन बार बार ऐसी चीज़ें सहन करने की शक्ति किसी इंसान में नहीं होती। उस घटना के 2 साल बाद मेरी शादी एक अच्छे लड़के से हुई और वो लड़का मुझे बहुत प्यार करता था। कहानी यहीं समाप्त होती है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी ज़रूर कमेंट करके बताना। मैं आप सभी के कमेंट्स का जवाब देने की कोशिश करूंगी। अगर कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर दबा दें, ताकि अगली कहानी सबसे पहले आपके पास पहुंचे। अगली कहानी में फिर मिलेंगे, तब तक सभी अच्छे रहें, स्वस्थ रहें।